हाय फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। अभी हम लोग द नेशनलिस्ट मूवमेंट 1885 से लेके 1918 तक का 2 पार्ट में वीडियो कर चुके हैं और ये हमारा 3rd पार्ट है, जो कि इस पार्ट में हम लोग वीडियो को पूरा कंक्लूड कर देंगे। दिस इज चैप्टर 10 और अब तक हमने जो कर लिया था दैट इज स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। और उसमें हमने देखा था कि 1907 में सूरत सेशन में कांग्रेस एक्सप्लिट हो गई थी इन 2 पार्ट्स, मॉडरेट नंबर 1 और नंबर 2 वाज एक्सट्रीमिस्ट। अब हम लोग अगला जो करने जा रहे हैं दैट इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन इज देयर। द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन 2 फॉर्म्स। नंबर 1, व्हाट इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म? And number 2, how the Morley-Minto reform is important in history. In both the situation, we will write the answer and we have to learn it very properly. Let us start with the chapter. This paragraph: the British tried to appease the moderate by announcing certain political concession. So, अब जो ब्रिटिश था उन्होंने क्या ट्राई किया कि जो मॉडरेट लोग हैं उनको थोड़ा खुश करने के लिए उनको थोड़ा कंसेशन देते हैं हम लोग। इन 1909 में एन एक्ट वाज पास्ड बेस्ड ऑन सजेशन ऑफ द वायसराय लॉर्ड मिंटो। तो अब इसमें कौन था? सजेशन किसका था? वायसराय। वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो, मिस्टर मिंटो। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नंबर 1, नंबर 2 में थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया। ये कौन था? मॉर्ले। इनका नाम था जॉन मॉर्ले। तो 2 लोग थे, एक नाम नहीं है। मॉर्ले मिंटो में 2 लोग थे। जो वायसराय साहब थे उनका नाम था लॉर्ड मिंटो, एंड जो सेक्रेटरी थे ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो उनको रिपोर्ट करते थे वायसराय साहब को, वो थे जॉन मॉर्ले। दोनों ने मिल के जो वो निकाला था रिफॉर्म या एक्ट, उसका नाम रखा गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। 2 लोग हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। And this act is known as Morley-Minto Reform or Indian Council Act 1909. Indian Council Act 1909. So question can be asked, कब हुआ था ये? तो 1909 में। वायसराय कौन था उस टाइम पे? तो मिंटो साहब थे। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया जॉन मॉर्ले थे। दोनों ने मिलके ये एक्ट निकाला। नेम वाज कॉल्ड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। अब इसमें पॉइंट्स हम देख लेते हैं। इंडियन मेंबर एसपी सिन्हा वाज एक्सेप्टेड इनटू द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसमें एक इंडियन मेंबर थे, उनका नाम था एसपी सिन्हा। उनको वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जैसे अभी हमारा जो पार्लियामेंट चलता है उसमें अलग अलग कैबिनेट है, फिर उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो ये सब जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं, ऐसे उस टाइम पे वायसराय का भी डिसीजन मेकिंग बॉडी होता था, जो 2, 4, 5, 6, 10 जो भी लोग उनको मिलके वो बॉडी होती थी और मेजॉरिटी के साथ वो लोग डिसीजन लेते थे। अगर 10 लोग हैं तो 6-7 लोग अगर उसके लिए सहमत है किसी रिफॉर्म के लिए, किसी चेंज के लिए, देन द डिसीजन वाज टेकन अकॉर्डिंगली। जो हमने जो ये बना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसी ये सब चीज़ों को हमने वहाँ से ही लिया है, क्योंकि आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन एंड मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। द एक्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाउएवर these members were to be elected by landlords, industrialists, businessmen, universities and local bodies. जो मासेस है उनको वो इलेक्ट नहीं करते थे, बल्कि उनको
जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ये लैंडलॉर्ड्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, वो लोग इलेक्ट करते थे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को। अभी द पावर ऑफ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल रिमेन एडवाइजरी। इसमें भी क्या किया गया, जो प्रोविंशियल काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनका जो पावर्स था वो एडवाइजरी ही रखा गया। उनको खाली एडवाइस करना है, डिसीजन मेकिंग में उनका मतलब सहमति और या फिर डिसएग्रीमेंट that was not that much important for decision making or binding. Next point is the act introduced the system of separate electorates for Hindu and Muslim voters. ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये तो हमने कर लिया। ये एक्ट में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में इसमें क्या किया गया, इन्होंने इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया। और हिंदू एंड मुस्लिम, यानी हिंदू और मुस्लिम को बांटने के लिए, अलग अलग करने के लिए उन्होंने क्या एक नया पैदल डाल दिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया हिंदू और मुस्लिम्स के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हिंदू एंड मुस्लिम, दैट वाज देयर कनिंग इंट्रोडक्शन। इससे इन लोगों ने क्या कोशिश किया, हिंदू और मुस्लिम को बांटने की कोशिश की। सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब होता है, हिंदू का जो वोटर लिस्ट या वोटिंग का जो होता है वो अलग कर दिया, और मुस्लिम का जो वोटिंग का या इलेक्शन का जो प्रोसीजर था उसको अलग कर दिया। अब इसमें क्या है, मतलब हिंदू से मुस्लिम का कोई लेना देना नहीं, मुस्लिम का हिंदू से कोई लेना देना नहीं। उनका ही आदमी खड़ा होगा, मुस्लिम ही वोट करेंगे, या हिंदू का आदमी खड़ा होगा, हिंदू के वोट करेंगे। यानी सबकी प्रॉब्लम्स अलग, सोल्यूशन अलग और हम अलग। ये उनका पहले से मोटिव था, बंगाल विभाजन के टाइम पे भी और अभी भी उनका मोटिव यही था। They were to elect leaders from their own communities. This was introduced to create a communal divide. Communal divide के लिए उनका था ये। The moderate realized that decision for separate electorate was measured to divide and rule the Indians. They gradually alienated themselves from the government. तो जो मॉडरेट थे अब उनका मोह भंग हुआ। अभी तक इन्होंने भी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया, ये क्यों आया था, ताकि जो मॉडरेट्स थे उनको खुश करने के लिए, ताकि वो उनका साथ दे। क्योंकि एक्सट्रीमिज्म को अगर दबा के रखना है तो कोई ना कोई इंडियंस या कोई ग्रुप ऐसा उनका साथ दे, वो जरूरी था। तो इन्होंने मॉडरेट्स को खुश करने के लिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म लाया 1909 में, जिसमें उन्होंने एक चीज ये डाला, हिंदू मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का रूल डाला। दैट उनको ये मॉडरेट्स को फिर लग गया कि भाई जो ये सेपरेट डाल रहे हैं, दैट इज क्लियर कट डिस्टिंक्शन, दैट कि वो हिंदू मुस्लिम की एकता कभी नहीं चाहते हैं। और उनका जो मोह था सरकार को सहयोग करके रिक्वेस्टिंग फॉर्म में अपनी डिमांड को मानने वाला, उनका मोह भंग हुआ और उन्होंने अपने आप को गवर्नमेंट से अलग कर लिया। सो दिस इज द Morle Minto reform as of now. Next point is the revolutionaries. The revolutionaries. हम इसको रब कर देते हैं। The revolutionary. Revolution. रेवोल्यूशन मतलब टू चेंज। देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट देयर वाज अ ग्रुप व्हिच बिलीव्ड इन यूज ऑफ वायलेंस एंड फोर्स टू oust द ब्रिटिशर्स फ्रॉम द कंट्री। तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के अलावा भी एक ग्रुप था और उनका मानना था कि उनको वायलेंस के साथ जबरदस्ती अपने देश से बाहर निकाल देना है, उखाड़ फेंकना है। These people organized secret society and used firearms and explosive. उन्होंने क्या किया, सीक्रेट सोसाइटी बनाया और फायर आर्म्स जलाने वाले जो गोला बारूद एक्सप्लोसिव उसका यूज किया। अभिनव भारत सोसाइटी इन महाराष्ट्र एंड अनुशीलन समिति इन बंगाल वर टू इम्पोर्टेंट सोसाइटी दैट यूज्ड वायलेंट
violent means and were involved in killing of several British officers. So हमको यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट नाम मिला, दो सोसाइटी का। नंबर वन क्या है? अभिनव भारत सोसाइटी। अभिनव भारत सोसाइटी, अब ये कहाँ का था? महाराष्ट्र में था ये। और दूसरा है अनुशीलन समिति। ये कहाँ का था? बंगाल। ये दो ग्रुप बना, सोसाइटी बना। ये लोग क्या करते थे कि रिवोल्यूशनरी जैसा काम था इनका, और ब्रिटिशर्स, बहुत सारे ब्रिटिशर्स ऑफिसर को मारना और वायलेंट मीन्स में इन्वॉल्व होके अपना ये प्रोटेस्ट दिखाते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड सम अदर रिवोल्यूशनरीज वर आल्सो अरेस्टेड, मोस्ट नोटेबल बीइंग अरविंदो घोष। और रिवोल्यूशनरी में एक अरविंदो घोष जी भी जो है, मुझे लग रहा है ये अनुशीलन समिति से बिलोंग करते थे, तो उनको इसमें अरेस्ट किया गया, अरविंदो घोष को। आफ्टर बीइंग रिलीज्ड ही गेव अप ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड ओपन हिज आश्रम इन पौंडीचेरी। तो अरेस्ट किए गए, बाद में छोड़ दिए गए, तो फिर उसके बाद उन्होंने सब पॉलिटिकल एक्टिविटीज छोड़ दिया और उन्होंने क्या किया? पौंडीचेरी में अपना एक आश्रम खोल लिया। पौंडीचेरी में अपना एक आश्रम खोल लिया। Many of revolutionary left India and went to Europe, Canada and USA, where they set up secret organization. Others who conversed for cause of India's struggle were Shyamji Krishna Varma, Lala Hardayal, Madam Bhikaji Kama. They tried to gain public opinion in favor of Indians. ये जो मैंने नाम बताया अभी, ये सब ऐसे थे जो इंडियंस थे, जो इंडिया छोड़ के बाहर चले गए और बाहर से ही इंडिया के फ्रीडम के लिए अपना प्रोटेस्ट अपने तरीके से इंडिया के फ्रीडम के लिए सपोर्ट करते रहे। तो उसमें से जो नाम मैं बता रहा हूँ आपको, इम्पोर्टेंट ये है: श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, मैडम भिखाजी कामा। इन्होंने इंडिया के लिए, फ्रीडम के लिए फॉरेन में ओपिनियन जुटाया, फॉरेन में सपोर्ट जुटाया। गुड टू नो में हम लोग देख लेते हैं क्या है। इन 1930 in United States and Canada established a Ghadar party with the aim to liberate India from British rule. In the first issue of their paper Ghadar, one of founder member Lala Hardayal wrote, "Today there begins in foreign land, but in our country's tongue a war against British Raj. What is our name? Mutiny. Mutiny मतलब विद्रोह. What is our work? Mutiny. Mutiny मतलब विद्रोह. In India, the time will soon come when rifles and blood will take the place of pens and ink. बहुत जल्दी इंडिया में जो पेन, इंक, ये सब, उसकी जगह पे ब्लड और ब्लड सेट आ जाएगा। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं क्या है। 1930 वेरी इंपॉर्टेंट। 1930 में एक GHADHAR गदर पार्टी बनी। इसका लोकेशन क्या था? द लोकेशन वाज USA एंड कनाडा। और फाउंडर कौन था? लाला हरदयाल। ये भी हमको याद रखना है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल ने की थी। कहाँ पे की थी? आप यूएसए भी बोल सकते हो, मेनली यूएसए और कनाडा में। और उनका एम क्या था? वहां से रह के इनकी एक पत्रिका थी, दैट वाज नेम्ड एट पार्टी गदर, और उसमें वो लोग इंडिया के बारे में, इंडिया के फ्रीडम के बारे में वहां से एक आंदोलन के तौर पे वो लिखते रहते थे। बिकॉज जो
कनाडा, ये इंडिया में तो ब्रिटिशर्स ने रेगुलेटिंग पेपर को सेंसर कर दिया था, लेकिन बाकी कंट्रीज में दे वर हैविंग नो अथॉरिटी टू stop them. So they were writing and letting it known to the whole world what is going on in India at present by the Britishers. Let us proceed further. The next point is rise of Muslim League. Rise of Muslim League. Rise of Muslim League. ये भी important है. Let us see what is this. The greatest threat to British was unity between Hindu and Muslim. ये तो सबको पता है कि भाई हमेशा एकता से खतरा तो रहता है ये फॉरेन एनिमीज को. They had experienced this during the uprising of 1857. 1857 की क्रांति की रिवोल्ट में उन्होंने ये चीज फील कर लिया था कि अगर पूरी देश इकट्ठा हो जाए तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है. The divide and rule policy of British was successful to some extent, and some Muslim leaders stayed away from the Congress, considering it a Hindu organization. तो ब्रिटिश का जो डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी था वो कुछ हद तक सक्सेसफुल था, क्योंकि कुछ मुस्लिम लीडर ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को कांग्रेस से दूर रख रखा था. उनका मानना था कि कांग्रेस इज अ हिंदू पार्टी, सो वी शुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस. Let us proceed. Muslim leaders were encouraged by Britishers to form separate organizations which further their interest. हमेशा वो encourage करते रहते थे ब्रिटिशर्स मुस्लिम्स को कि भाई आप एक अपना सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाओ फॉर योर ओन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के लिए. द मुस्लिम एज ए कम्युनिटी वेयर नाउ फेवर्ड बाय द गवर्नमेंट. जब हिंदू या फिर ये कांग्रेस आ गई और एक्सट्रीमिज्म ये सब चालू हो गया तो उनको लगा हम मुस्लिम्स को अपनी तरफ मिला लें तब भी इंडिया को हम कमजोर रख सकते हैं. अदरवाइज अगर दोनों मिल गए तो फिर हमारे लिए और मुश्किल होगा. देन इन 1906 आगा खान एंड नवाब सलीमुल्लाह मेट वायसराय मिंटो फॉर परमिशन टू स्टार्ट अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन. द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग thus founded to promote the interest of Muslim community. अब हम लोग लिख लेते हैं 1906 में आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह. 1906 नंबर 1 आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह. दो लोगों ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की. किसके टाइम में? मिंटो से मिले थे. वायसराय मिंटो से मिले, बोले साहब हमको एक पार्टी बनानी है. साहब ने बोला क्या नाम रखो? बोले मुस्लिम लीग. ठीक है बनाओ. तो ये दोनों आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की. और इनका जो मेन एम था लीग का, that is to protect and advance the political rights and interest of the Muslim only. Means political right और interest of Muslim को protect करना. दूसरा था to ensure that Muslim do not develop hostility towards the British. और उनको ये था कि भाई मुस्लिम्स के अंदर ये जो ब्रिटिशर्स है उनके प्रति एंग्री या डर ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए. टू प्रमोट लॉयल्टी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट. और इसके थ्रू उनको ये दिखाना था ताकि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनके प्रति ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल्टी रहे. टू डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर देयर कम्युनिटी. वो तो उन्होंने दे दिया था, इसी में सेपरेट इलेक्टोरेट उनको चाहिए था तो उन्होंने दे दिया था पार्लियामेंटों में. सो 3-4 पॉइंट है हमको ये ध्यान रखना है. जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में. When the Muslim League was established in 1906, who was established by? It was established by whom?
Aga Khan and second was Nawab Salimullah. What was the intention for formation of Muslim League? So intention was number 1 to safeguard the interest of Muslims and their interest. Second one is they to promote the loyalty towards the Britishers or government or to demand separate electorates for their community. So ये 3-4 पॉइंट प्लस किसने किया, अगर हम इतना ध्यान में रखेंगे then it will do our work and we can score good marks in our exam. In fact अगर हमने जो ये 3 जो पार्ट्स किए अगर उसको अच्छे से 1 या 2 बार अच्छे से कर लें then I assure you that you can secure 100% marks of any of the question which is coming from this chapter especially. लास्ट हेडिंग है सेकेंड लास्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड नेशनल मूवमेंट. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड नेशनल मूवमेंट. जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तो नेशनल मूवमेंट क्या था, कांग्रेस क्या कर रही थी, मुस्लिम लीग क्या कर रहा था, वो देखते हैं. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब चालू हुआ हम सबको पता है. फर्स्ट वाला 1914 में हुआ था और सेकंड वाला 1939 में हुआ था. तो फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 में स्टार्ट हुआ एंड द ब्रिटिश यूज्ड इंडियन रिसोर्सेज एंड सोल्जर्स टू फाइट द वॉर. ब्रिटिश ने क्या यूज किया, इंडियन रिसोर्सेज और सोल्जर्स टू फाइट द वॉर. जो पहला वर्ल्ड वॉर था ना तो इनका हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पूरे तरीके से एस्टेब्लिशमेंट था, स्ट्रांगली होल्ड करते थे इंडिया को. तो उन्होंने इंडियन रिसोर्सेज को, इंडियन सोल्जर्स को वर्ल्ड वॉर 1 में ढंग से यूज किया. द इंडियन लीडर्स होप दैट if they extend support to British during the war, their demand would be granted after the war was over. इंडिया वालों को क्या लग रहा था कि अगर हम उनको वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करें तो जब वॉर ओवर होगा तो हमको ये लोग फ्रीडम दे देंगे. Meanwhile, the home rule movement began in India led by बाल गंगाधर तिलक. होम रूल मूवमेंट. होम रूल मतलब सेल्फ रूल. बाल गंगाधर तिलक. बाल गंगाधर तिलक. होम रूल. अब होम रूल में भी क्या था ना, 2 था. एक होम रूल चलाते थे बाल गंगाधर तिलक, दूसरा चलाती थी श्रीमती एनी बेसेंट. बट वी विल टॉक रिमेन एज पर दिस बुक ओनली. होम रूल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग सेल्फ गवर्नमेंट. और होम रूल का नाम से ही लग रहा है होम रूल सेल्फ गवर्नमेंट. सो हम अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाएंगे. एनी बेसेंट हु हैड बीन पायनियरिंग फिगर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी. थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने बनाया, थियोसॉफिकल सोसाइटी. ये नाम था इनका एनी बेसेंट. एनी बेसेंट जी ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की. सो होम रूल मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक ने चालू किया और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सेल्फ रूल. कोई बाहरी का आदमी हमको रूल नहीं कर सकता है. इसी प्रकार एनी बेसेंट हु हैड बीन पायनियरिंग फिगर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी आल्सो ज्वाइंड द मूवमेंट. सो 2 लोगों ने ये मूवमेंट चलाया, होम रूल मूवमेंट. बाल गंगाधर तिलक ने, बाद में एनी बेसेंट ने भी उनको ज्वाइन कर लिया. और होम रूल का जो मूवमेंट का मेन जो मोटिव था दैट वाज सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज. फिर नेक्स्ट इज द लखनऊ पैक्ट. देयर वर 2 important developments at Lucknow session of Congress. The British imposed atrocities in Turkey in the First World War.
लखनऊ पैक्ट जो हुआ, ब्रिटिश ने क्या किया, वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की के ऊपर एट्रोसिटी, मतलब लोग जीत गए थे और टर्की वाले हार गए थे, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश के टर्की के ऊपर एट्रोसिटी लगा दिया। एज द सुल्तान ऑफ टर्की वाज कंसीडर्ड द हेड ऑफ ऑल मुस्लिम इन द वर्ल्ड, और उसको खलीफा बोलते थे। जो टर्की का सुल्तान होता था उसको हम खलीफा बोलते थे उस टाइम पे वो लोग, और वो माना जाता था कि मुस्लिम्स का हेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। दे वेयर अनॉयड विद द ब्रिटिश, जब उन्होंने इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया, बहुत सारे वो लगा दिए, रोक लगा दिए टर्की के ऊपर, तो उससे मुस्लिम बहुत खपा हो गए, बिकॉज उन्होंने धर्म के साथ छेड़छाड़ किया था उनके। At 1916 Lucknow session, the Muslim League and Congress united and decided to fight for Swaraj together. So Lucknow Pact 1916 में हुआ, जिसमें मुस्लिम और ये कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों इकट्ठा होकर स्वराज के लिए लड़ने के लिए उन्होंने डिसाइड कर लिया। In the same session, the moderate and extremists also realigned after 9 years. So it is important. Let us point it out. Lucknow Pact. लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916 में। इसमें दो चीजें हुई, नंबर 1 कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग both united to fight for स्वराज। और नंबर 2 जो कांग्रेस था, जो 9 ईयर से अलग हो गए थे 1905 या 6 के उसमें सेशन में, 6 में सूरत स्प्लिट जिसको हमने बोला था, वो 1916 में आके यूनाइट हो गए। तो कांग्रेस एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों कब यूनाइट हो गए? लखनऊ पैक्ट में 1916 में। Thus, the Indian national movement entered a new phase by the end of 1918. The Indian national movement becomes a mass movement. There were many factors responsible for this. The most prominent being the arrival of Mohandas Karamchand Gandhi into political scene. मोहनदास करमचंद गांधी के आने के बाद पूरा जो है हिस्ट्री, पूरा जो हमारा फाइट करने का जो डायरेक्शन था पूरा चेंज हो गया। इसीलिए 19 नेशनल मूवमेंट को 2 पार्ट में बांट दिया गया। पार्ट 1 जो 1885 से 1918 तक था उसको प्री गांधी एरा बोला गया, और फिर उसके बाद जो गांधी के आने के बाद अप टू आजादी तक उसको गांधी एरा बोला गया। पूरा क्रेडिट हमने गांधी जी को दिया, उनके जो लीडरशिप एबिलिटी को दिया टू टेक आवर कंट्री टुवर्ड्स द freedom. So now we have completed this chapter and completed very satisfactorily with detail. I will try to bring one small video to highlight all the important points of this chapter so that you can have summarized form of this chapter also with you, and try to learn this chapter this video through this video to maximize your knowledge, because this is the beginning of history and important part which will come in your future classes like 9, 10th, 11th, 12th. In every class these chapters, that is nationalist movement part 1, part 2 is going to be there. So now I am closing this video and will come up with next video with summarized format. So thank you so much for being patient, and again requesting you to please like, share and subscribe my channel so that I can get motivated
and keep bringing new videos for your enhancing knowledge. Thank you so much.